Yeah, good afternoon, everybody. Today I'm going to start with a continental drift theory. Okay. Now let us talk about what is the drift. Okay. Drift means a driving movement or force. Okay. So as we know that the continental drift theory is related to the how the continent was formed. Okay. How they was broken into the pieces. Okay. So first time, uh, first time it was brought by the concept of the continental drift theory by the Abraham Ortelius. Okay, he was also geographer. Then afterwards, in 1858, Snyder Pellegrini published a book known as the Creation and its Mystery Unrevived. Okay, he was also the French geographer. He proposed that all the continents were once connected together during the Pennsylvanian period. He based this theory on the fact that he had founded a plant fossil in both Europe and United States that were identical. Okay, तो मतलब अल्फ्रेड वेगनर से भी पहले मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पे मतलब अपना एक राय रखा था। उन्होंने पूरा नहीं बताया था लेकिन कुछ अपना राय रखा। ठीक है, सबसे पहले थे, मैंने आपका नाम बताया था कि क्या क्या था नाम उनका, अब्राहम ऑर्टिलियस। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक टर्म रखा था कि हाँ ऐसे भी हो सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब वो हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल हो सकते है वो घूम रहा है और वो टूट रहा है। ठीक है, फिर बाद में आए थे स्नाइडर पेलिग्रिनी। ठीक है, उन्होंने तो अपने मतलब थियरी के ऊपर एक बुक लिखा था, उसमें बस छोटा सा लाइन उन्होंने मेंशन किया था कि पेंसिल्वेनियन पीरियड मतलब बहुत जूने टाइम पहले कि जो और जितने भी प्लेट थे वो सब एक ही हुआ करते थे, क्योंकि जहां पर यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के जो प्लांट और जो उनके फॉसिल्स है वो मतलब सेम सेम मतलब उनमें काफी समानता है। ठीक है, देर आर द आइडेंटिकल। ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को किसी ने पूरा नहीं किया। ठीक है, तो उसको पूरा पूरा किया था किसने, तो अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, ही हैड एक्सप्लेन्ड द टोटली व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या हुआ कैसे हुआ, तो पूरा अल्फ्रेड वेगनर ने सिखाया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड वेगनर का थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वाज प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वेगनर इन 1912। ठीक है, theory deal with the distribution of ocean and continent, one single continent mass called the supercontinent. It is also known as the Pangea. ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट था, समझ के चलिए यही था, इसको बोलते हैं पैंजिया। पैंजिया, ठीक है, ये क्या है, ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये एक ही कॉन्टिनेंट था। अब इसको सराउंडिंग किया गया है और कॉन्टिनेंट के बाद मतलब और ओशन, यहाँ पर सब पानी पानी, आजू बाजू में सब पानी है, तो इसको बोलेंगे सुपर सुपर ओशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पैंथालासा। अंकुश सर, यस यस सर, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखिए ना। ओके 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 सर, ठीक है ओके। Now see, there was only one continent. It is Pangea. इसके आजू बाजू सब पानी था, मतलब सी ओशन जो भी बोलो एक ही था सब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैंथालासा। Pangea began to split, it first broken into a two large part। ठीक है, अब यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक ही है ना पेंजिया, अब बाद में इसमें दो पार्ट हो, एक है ये गोंडवाना, गोंडवाना गोंडवाना, और यहाँ पर आएगा ल्यूरेशिया।
यूरेशिया, ठीक है। ये जब टूटता है ना, तो ये जब डिवाइड होता है, ये जब इसका जब पार्ट होता है, तो इसका पार्ट सीधा ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। आई विल ड्रॉ यू, आई विल ड्रॉ एंड शो यू, ठीक है। इसका एक ऐसे पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो खाली जगह बन गया, आई विल ड्रॉ एंड शो यू कंप्लीटली। ऐसे समझ, ठीक है। ये हो गया अपना यूरेशिया। और ये हो गया अपना गोंडवाना। और जब यहाँ पर तो फट गया ना, ऐसा सीधा ऐसा, जैसा मतलब इसने से सीधा जैसा मुंह इसने निकाला है, वो यहाँ से वो फटते चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बन गया स्पेस, तो स्पेस बन गया। तो यहाँ पर आजू बाजू क्या था, पानी था। तब ये पानी सब यहाँ पर घुस गया। तो फिर बाद में यहाँ पर जो पानी उसका, उसको बोलते हैं टेसिस सी, टेसिस सी, ठीक है। टेसिस सी यहाँ पर आ गया, टेसिस सी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, उसके अगल बगल पैंथला था। फिर बाद में वो टूटना चालू हुआ, ऊपर ल्यूरेशिया, नीचे गोंडवाना, और जो बीच में जो स्पेस आया उसमें पानी भर गया, उसको क्या बोलते हैं, टेसिस सी, सी। ओके, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आगे भी वो टूटता रहा और अपना वो पार्ट वो आगे बनाता रहा, ठीक है। तो फिर बाद में उनसे पूछा गया कि ठीक है, आपने तो इतना सब कुछ बोल दिया, अगर आप कुछ भी आप कोई भी थियरी रखते हो, तो उसके साथ आपको एविडेंस भी देना पड़ता है टू प्रूव दैट यू आर करेक्ट, ठीक है। तो उनसे मांगा गया कि ठीक है, आपने तो इतना सब तो आपने बोल दिया, ठीक है, इसका एविडेंस आप क्या दे रहे। तो उन्होंने पहले बोला था कि evidence. So first one evidence is jigsaw fit evidence. Jigsaw fit evidence. इसका मतलब आप जो जो भी अगर कॉन्टिनेंट टूटा है, ठीक है, तो अगर आप उसका शोर लाइन, जो मतलब साइड का जो लाइन है, शोर लाइन उसका, जो भी कॉन्टिनेंट का, अगर उसको जुड़ोगे ना, तो वो जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले एक ही पेपर था और मैंने पेपर को फाड़ दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर मैंने फाड़ा है तो वो जुड़ना तो चाहिए, और अगर उसको जोड़ते हो तो वो एक हो जाता है, तो इसका मतलब वो पहले एक ही पेपर। तो क्या बोला गया, द शोर लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका वेर फेसिंग द ईच अदर वेर फिट, ठीक है। जो साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका का जो शोर लाइन था ना, वो एक दूसरे से वो मैच मैच खा रहा था, वो एक दूसरे से वो मेल खा रहा था, ठीक है। फिर बाद में अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वेर फिट टू द ईच अदर, ठीक है। जो अफ्रीका हुआ, मेडागास्कर हुआ, और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हुआ, वो भी एक दूसरे से फिट आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो बात सही है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा और आपके पास क्या एविडेंस। तो उन्होंने 5 एविडेंस दिया था, तो एक एविडेंस तो यहाँ पर हो गए, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज rocks of same age across the ocean, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा सेकेंड एविडेंस ये है कि आप जो जो भी मैंने बताया कि आपको ये फोर लाइन इससे मेल खा रहा है, ठीक है। साउथ साउथ अमेरिका का जो है कॉन्टिनेंट, वो अफ्रीका से मेल खा रहा है। तो आप जो है ना, वो दोनों का जो शोर लाइन है, वहां का पत्थर को आप चेक कीजिए, उन लोग का जो भी रहेगा एज एज वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वो पत्थर का एज तो चेक कैसे होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड हैज correlated the
रॉक फॉर्मेशन अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो रेडियोमेट्रिक एक होता है प्रोसेस जिससे रॉक का डेटिंग पता चलता है। तो जब वो भी निकाला गया तो उनका जो थ्योरी है इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इनका एविडेंस वहां पर सही माना गया था। फिर बाद में आया था थर्ड वन वाज प्लेसर डिपोजिट्स, ठीक। जब इतना सब सही मिल रहा है तो जो यहाँ पर जो मिनरल्स रहेंगे, जो डिपोजिशन रहेंगे, वही तो डिपोजिशन वहां पर भी रहेंगे, ठीक है। मतलब वहां पर भी मिलेंगे ना, जैसा यहाँ पर है वैसा भी तो वहां पर तो मिलना चाहिए ना, कि अगर ये दोनों पहले एक थे और अब वो टूट गए तो जो यहाँ पर मिनरल्स है वो भी तो मिनरल्स वहां पर मिलना चाहिए। तो इसको और एक एविडेंस मिला, द गोल्ड डिपोजिट इन घना। घना कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। घना वेर डिप्राइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू एंड द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड, ठीक है। जो डिपोजिट गोल्ड का जो घना में मिला वेस्ट अफ्रीका में, वही ब्राजील में भी मिला, ब्राजील प्लेट्यू में भी मिला। तो यहाँ पर इनका ये भी जो आर्ग्यूमेंट या आप बोलो एविडेंस यहाँ पर प्रूव हो गया कि पहले वो एक। फिर बाद में आता है फोर्थ वन टेक्निकल एविडेंस, टिलाइट evidence. So what is a tillite? Tillite is nothing but a sedimentary rock, ठीक है। Tillite is nothing but a sedimentary rock. Sedimentary rock. Tillite refer to the sedimentary rock made up of the deposit of the glacier, ठीक है। जो भी ग्लेशियर पानी लेके आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, डिपोजिशन और बहुत सारे रेत, मट्टी वो भी सब लेके आता है। तो वहां से सेडिमेंट्री रॉक भी वहां वहीं से बनता है, ठीक है। ओके, द रिवाइलिंग एविडेंस इज व्हेन it has been founded that the Gondwana system of sedimentary from Indian have been counterpart in the 6 various landforms in the southern hemisphere. जैसे इंडिया में सेडिमेंट्री पाए जाते थे, ठीक है, या पाए जा रहे हैं, वैसे ही सेम सेडिमेंट्री बाकी के 6 अलग अलग देशों में जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है वहां पर भी पाए जाते, ठीक है। So which one were the 6 countries? I will say you. Africa, Madagascar, Antarctica, Australia, Falkland Island एंड प्लस वो इंडिया खुद, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी 6 कंट्री है उन लोग का जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो मतलब ये सब जितने मैंने 6 कॉन्टिनेंट बोला यहाँ पर सब सेम ही तरीके से वो पाए जा रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फिफ्थ वाला, इस फॉसिल एविडेंस। इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपका मेरा 4 एविडेंस से भी अगर आप नहीं मान सकते हो तो मेरा ये लास्ट एविडेंस है, ये कौशल एविडेंस। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो प्राणी, मतलब जो भी एनिमल, ठीक है, पहले के तो जमाने बहुत वो डायनासोर भी होते थे और भी छोटे छोटे एनिमल होते थे। तो जो प्रकार का और जैसा एनिमल यहाँ पर पाए जा रहे, जैसे कि ब्राजील में पाया जा रहा है, तो उसका फॉसिल वैसा ही सेम साउथ अमेरिका में भी पाया जा रहा है, ठीक है। अब छोटे छोटे एनिमल तो इतने तो है नहीं कि वो मतलब इतने दूर तैर के जाएंगे, या डायनासोर तो ऐसे है नहीं कि चलो एक बार तैर के आते वहां पर जाके अपना एक राउंड मार के आते, ठीक है। तो उनको बहुत लंबा सफर करना तय पड़ेगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई तैर के यहाँ पे जाए, ठीक है। डायनासोर या बड़ा हो या एक छोटा सा जीव हो या कोई भी एनिमल हो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर। तो इसके लिए बोला गया था कि जब उन लोग एक थे तब वो जो जैसे यहाँ पर पाए जा रहे हैं फॉसिल, जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं वही वहां पर भी पाए जा रहे हैं, बल्कि दोनों के कैरेमेटिक कंडीशन अलग अलग है, लेकिन जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं वहां पर भी सेम पाए जा रहे हैं, ठीक है। जब खुदाई हुआ तो उनका जो फॉसिल निकला यहाँ पर और जो वहां का फॉसिल दोनों का मैच कर रहा था, तो इसके लिए माना गया कि यस, फिफ्थ वन आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो फिर बाद में स्कॉलर से पूछा कि ये सब एविडेंस तो थी, तो फिर ये हुआ कैसे?
ठीक है। तो ऐसे ही तो वो तो अपने आप तो टूटा नहीं होगा, कुछ तो फोर्स लगा होगा, सम फोर्स, एटलीस्ट सम फोर्स। तो वो ही वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोर्स, वो फोर्स अच्छे से नहीं बता पाए थे, वो जो ड्राइविंग फोर्स लगता है वो अच्छे से बता नहीं पाए थे, तो इसके लिए उनका जो कॉन्टिनेंट का जो थियरी था उसको नहीं माना गया था, उनको बोला कि नहीं ये गलत है। तो उन्होंने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना मजबूत होता नहीं है कि वो सीधा प्लेट को तोड़ दे, ठीक है। हाँ वो कुछ हद तक उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि वो टाइड ला सकता है या कुछ भी ला सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ तो नहीं सकता, ठीक है। वो इतना पावरफुल तो नहीं रहता कि वो उसे तोड़ दे। फिर बाद में उन्होंने बोला था पोल फ्री पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यू कैन से द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक पत्थर लीजिए, ठीक है, वहां पर अगर आप धागा बांधेंगे और जब अपना हाथ जब आप ऐसे घुमाएंगे तो जो भारी वाला पत्थर है वो पहले बाहर जाएगा ना। अगर मैं उसको ऐसा घुमाऊंगा पत्थर बांध के उसके धागे में, तो जब मैं उसको घुमाऊंगा ऐसा, तो जो भारी वाला पत्थर रहेगा वो तो पहले आगे जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि जो यूरेशिया का जो प्लेट है वो भारी था, ठीक है, और जब अर्थ का जब रोटेशन हुआ तब वो वहां से टूटने लग गया। लेकिन जो स्कॉलर थे उन लोग को ये भी मानने नहीं था कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है लेकिन वो इतना इंटेंस नहीं हो सकता कि वो एक ब्रश को वो तोड़ दे, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि टाइडल कर, हो सकता है कि जो टाइड आता है मून के वजह से, मून के एक्सट्रैक्शन को हो सकता है कि वो इसके वजह से हो, लेकिन मून का एक्सट्रैक्शन इतना जबरदस्त टाइडल कि मतलब वो सीधा प्लेट को ही तोड़ दे, तो इट वाज इम्पॉसिबल। सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट वाज रिजेक्टेड, ठीक है। समझ में आया? कुछ डाउट है? एनी डाउट? ठीक है। तो अगर एक समरी निकाले तो समरी क्या रहेगा, एक सिंपल समरी। समरी क्या रहेगा कि ठीक है, पहले पहले पैंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट, फिर बाद में आया पैंथालासा। पैंथालासा सुपर ओशन विच वाज सराउंडिंग द सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर बाद में उसका दो पार्ट हुआ, एक ल्यूरेशिया, एक गोंडवाना। ल्यूरेशिया कौन था, जो नॉर्थन साइड में गया, और गोंडवाना कौन, जो साउथर्न साइड में आया। जो बीच में गैप बना वहां पर पानी भरा उसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक सी, ठीक है। तो उनसे बोला गया एविडेंस, तो उन्होंने क्या पहला पहला एविडेंस दिया था, जिग्स ऑफ फिट, ठीक है। सेकेंड वर्ड रॉक एज ऑफ सेल अक्रॉस द ओशन, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला था, प्लेजर प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। फिर बाद में बोलते हैं क्या बोला था, फोर्थ वन टीलाइट एविडेंस, जो रॉक था। व्हाट इज द टीलाइट, टीलाइट इज द नथिंग बट अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिफ्थ वन फॉसिल एविडेंस, ठीक है। उन्होंने वो ये क्या दिया था, रीजन क्या दिया था कि ये हो क्यों रहा है, मींस व्हाट वाज द रीजन, ड्राइविंग फोर्स क्या दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर बाद में ग्रेविटेशनल, फिर बाद में टाइड, ठीक है। तो इट वाज रिजेक्टेड। ऑफ कोर्स वो सिंपल आदमी रहेगा तो वो कहेगी कि वो तो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इसको तोड़ पाए, ठीक है। तो फिर बात आगे बढ़ा, फिर बाद में पहुंचा पोस्ट ड्रिफ्ट रिसर्च बाय द हेनरी हेस 1967। पोस्ट ड्रिफ्ट research by Harry Hess 1967, ठीक है। अब जो पहला वाला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, उनका स्टडी किसके ऊपर था, बेसिक करके उनका जो स्टडी था रिलेटेड था किससे, कॉन्टिनेंट, ओनली ऑन द कॉन्टिनेंट, की कॉन्टिनेंट टूटा कैसे। अब हेनरी ये हैरी हेसी ने सोचा, उनका रिसर्च इसके ऊपर था, जो भी अल्फ्रेड वेगनर थी उनका रिसर्च इसके ऊपर था कि ये कॉन्टिनेंट टूटा कैसे।
उनका मानना ये था कि ये जो भी कॉन्टिनेंट टूटा है पहले सब एक था, ठीक है, फिर बाद में वो टूटा इन वेरियस पार्ट, जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं, अमेरिका उधर है, इंडिया इधर है, ठीक है, तो मतलब वेरियस टाइप एट अ प्रेजेंट, टिल द प्रेजेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? तो फिर बाद में उन्होंने अपना 5 एविडेंस दिए। हाँ, उन्होंने एविडेंस, हाँ, रीजन बताया ना, वही जो, हाँ, जो एक्सेप्ट नहीं, जो एक्सेप्टेड नहीं, वो प्रूफ नहीं। हाँ, मतलब उनको माना गया कि ठीक है, मतलब जब तक इन्होंने हैरी हेस ने जब अपना थियरी लेके नहीं आए, तब इनको ही मान के चला जा रहा था कि ओके, द मैन हैड फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द ड्राइविंग फोर्स, बट हिज एविडेंस इज गुड, क्वाइट गुड, फाइन, ठीक है, तो इसको मान सकते। तो हैरी हेस ने सोचा कि ठीक है, जब ये कॉन्टिनेंट के ऊपर दे रहे इतना एविडेंस, तो अब मैं काम करता हूँ, मैं दूंगा एविडेंस किस पे? ओशन, ठीक है। तो इनका जो स्टडी रहा था वो ओशियन बेस्ड रहा, बेस्ड ऑन ओशियन स्टडी, ठीक है। अब ये जो ओशियन स्टडी इन्होंने किया है, तो इन्होंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी का इन्होंने हेल्प लिया समझाने के लिए कि ओशियन भी अपना वहां पर भी लैंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। टू एक्सप्लेन दैट ही टूक द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ठीक है। ठीक है, इन्होंने अपना एविडेंस क्या दिया था? एविडेंस, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एविडेंस। इन्होंने अपना एविडेंस क्या दिया था? तो इट एविडेंस वाज मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर एंड एज ऑफ यंग रॉक। इन्होंने इसका हेल्प हेल्प क्यों लिया था? टू एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म ऑफ ओशियन, ठीक है, और ओशियन के अंदर भी लैंडफॉर्म हो रहे हैं, और इनका एविडेंस क्या था? ये दो चीज, ठीक है। मैं एक तो आप मैपिंग कर लो, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, और एक एज ऑफ द यंग, ठीक है। तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो हैरी है केम अप विद दिस थियरी, टी फ्लोर ट्रेडिंग थियरी, ठीक है। According to this theory, new sea floor form at the oceanic ridge and spread towards the line. Further, he claimed that continental would be pushed aside by the same force that caused the ocean to grow. अब मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि जो क्रस्ट है उसके नीचे क्या है? मैग्मा, ठीक है, मैग्मा लिथोस्फीयर ऊपर है, लिथोस्फीयर यहाँ पर है, ये फ्लोट किस पे कर रहा है? मैंने बताया था आपको किस पे कर रहा है? एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर पे कर रहा है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है आराम से। तो एस्थेनोस्फीयर पे क्या है? मैग्मा, ठीक है, मैग्मा है ना। तो जो क्रस्ट है वो दिन रात मतलब वहां पर जो अंदर है क्रस्ट के अंदर, वो इतना दबाव बना रहा है, वो इतना जल रहा है, इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि बस उसे वहां से कैसे भी फटना है, ठीक है। अगर यही रूम को अगर मैं लॉक करूं, ठीक है, और यहाँ पर हीट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से दरवाजा खोलूंगा तो सभी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वो क्रस्ट को जला जला के चलते जा रहा है, अंदर इतना हीट है, तो वो तो क्रस्ट को तो पतला तो करेगा ही करेगा, और जब क्रस्ट पतला होगा, कमजोर होगा, तब वो वहां से फटेगा, ठीक है, ठीक। नाउ सी, हियर इज द कॉन्टिनेंट, हियर इज द ओशन,
मगर दोनों क्रस्ट है ना, दोनों क्रस्ट है, यहाँ पर सब पहाड़ है, ये मतलब लैंड है, और यहाँ पर ओशन है, ठीक है। तो अब लावा जो बाहर निकलेगा उसको सबसे इजी कौन सा रहेगा पहाड़ के ऊपर आना, कॉन्टिनेंट या ओशन? ऑफ कोर्स ओशन, क्योंकि यहाँ से पतला है ना। अगर वो यहाँ से फटेगा तो यहाँ तक मतलब सी लेवल तक उसको प्रेशर डालना पड़ेगा नीचे से, तब वो फटेगा। तो इसको फटने से पहले ये अपना प्रेशर यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा। जब वो मैग्मा फटेगा, जब वो बाहर आएगा, ठीक है, जैसे कि अगर वो यहाँ से फटा, वो बाहर आया, बाहर आएगा तो वहां से कुछ तो लैंडफॉर्म बनाएगा ना, लैंडफॉर्म तो वो बनाएगा अपना। तो जो लैंडफॉर्म बनाएगा तो वो अपने आजू बाजू का जो जूना लैंडफॉर्म है उसे तो पुश करेगा ना, क्योंकि नीचे तो प्लेट है, मतलब वो तो प्लेट के ऊपर हो रहा है, और नीचे क्या है, फिनोस्फियर, ठीक है, मैग्मा है, तो वो तो उसको पुश करेगा ना। जैसे कि वो यहाँ से निकला, ठीक है, वहां पर वो लैंडफॉर्म हुआ, तो यहाँ से वो पुश करेगा ना, यहाँ की प्लेट को पुश करेगा, और यहाँ से भी प्लेट को वो पुश करेगा, ठीक है। ये तो हो गया। तो जब वो पुश करेगा तो उससे क्या होगा, जैसे कि ये पहले से ये चूना प्लेट है, ठीक है, सिंपल है, यहाँ से वो फटा, ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ लैंडफॉर्म उसने क्रिएट कर दिया, और यहाँ से इन लोग को उसने पुश कर दिया। लेकिन जब यहाँ से उसने पुश कर दिया तो इसका एज और इसका एज सेम रहेगा क्या? नहीं ना। इसके लिए जहां से वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी बाहर निकलता है, जहां से वोल्केनो निकलता है, ठीक है, जहां से फटता है, तो वहां पर आप देखेंगे ना इसका एज बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो अभी अभी फटा है ना, वहां पर लैंडफॉर्म तो पहले नहीं था, वो वहां पर तो अभी भी हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर जो इसको लगते हुए जो यहाँ पर कॉन्टिनेंट है या मतलब जो क्रस्ट है, ये ओल्डर एज के रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी भी जो हिमालय का जो माउंटेन है, इट इज द यंगेस्ट माउंटेन, और ओल्डेस्ट वाला मैंने आपको बताया, तो ओल्डेस्ट वाला क्या है, अरावली, अरावली आर द ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है। तो इन्होंने किसका हेल्प लिया था अपना ये थियरी को प्रूव करने के लिए? कन्वेक्शनल करंट थियरी। ओके, नाउ आई विल टीच यू इन अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। एक बाउल है, इट इज अ बाउल, ठीक है, यहाँ पर एक वुडन वुडन जैसे लो, ठीक है, ये आपने वुड डाल दिया, ठीक है, एक प्लेट है, यहाँ पर भी आपने वुड डाल दिया, यहाँ से आप इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ से ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। तो जब दोनों जब साथ में रह पाएंगे, जब नीचे से गर्म होगा तो, क्योंकि यहाँ पर तो वो गर्म हो रहा है और प्रेशर तो यहाँ पर बना रहा है ना, तो क्या करेगा वो वुडन का जो प्लेट है उसको वो ढक लेगा, ठीक है। अगर एक मैं बाउल लूं या स्टोव लूं बड़ा सा, अगर उसको मैं नीचे से मैं गर्म कर दूं और उसके ऊपर मैं दो प्लेट में रख देता हूँ वुडन का, और ज्यादा हीट जब होगा तो वो वहां से तो ट्रैवल तो करेगा ही ना, करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ से ये उसको ऐसा भगा रहा है, ठीक है, और यहाँ से वो इसको भगा रहा है। तो कन्वेंशनल करंट इज नथिंग बट द सेम कंसेप्ट, ठीक है, बट द सेम कंसेप्ट नाउ आई विल टीच यू इन अ बुक मैथ, ठीक है। हीट तो समझ में आपको, डोंट टॉक हियर, आस्क टू मी इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, समझ में आया? Heat which is generated from the radioactive decay of the deep inside the earth mantle creates the magma which consists of the molten rock, dissolved gas and among the other material, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, मतलब बोल देती मैग्मा में, वो सब रेडियो एक्टिव रहते, ठीक है। तो जब रेडियो एक्टिव जब गर्म होगा तो वही सेम वो तो फटेगा ही फटेगा, ठीक है। Convectional current theory states that this magma heat and gas seek a path to escape, ठीक है। जब वो नीचे से गर्म होगा, जब वो नीचे से गर्म होगा तो ये तो यहाँ पर तो भागेगा ही भागेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से प्रेशर डाल रहा है, ये इसको यहाँ से भगा रहा है, ये इसको यहाँ से भगा, मतलब अलग उन लोगों को हटा रहा है, ठीक है। They will find a place to escape, which lead to the formation of the conventional current in the
मेंटल, ठीक है। कन्वेक्शनल गर्म कुछ नहीं है, जो हीट जो लिथोस्फीयर के नीचे वो बार बार वो गर्म हो रहा है, जल रहा है, तो प्लेट है, ठीक है, वो वहां से जल रहा है, और वो जहां पर कमजोर दिखेगा तो वहां पर वो फटेगा। जब फटेगा तो वो अपने आप से वो दूर करेगा, पुश करेगा, तो इट इज नथिंग बट ठीक है। तो जब वो पुश करेगा तो वो उसके जगह पे जो गैप बनेगा वहां पर क्या होगा, नया लैंड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो बोला कि ठीक है ये सब तो ठीक है, तो फिर आप अपना एविडेंस क्या देते, ठीक है, एविडेंस क्या जब देते, तो उन्होंने बोला कि ओके मैं एविडेंस अपना देता हूँ, मैं एज ऑफ यंग रॉक। तो ओशियन फ्लोर मैपिंग में क्या हुआ, ओशियन फ्लोर मैपिंग हैविंग द माउंटेन रेंज, प्लेन, सबमरीन, रिज, डीप ट्रेंचेस एंड अदर रेंज, ठीक है। तो मतलब पहले जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार में पहले लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब जो ओशियन के जो अंदर है वो सब प्लेन हो, तो अब किसको क्या पता कि ओशियन के अंदर क्या है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जब जर्मनी ने जब अपना वो निकाला सबमरीन, तब लोगों को समझ में है कि नहीं वो तो ओशियन में भी है, ठीक है, ओशियन में भी माउंटेन है, ओशियन में भी प्लेन है, मतलब जो भी ऊपर है वो भी तो नीचे ही है, ठीक है, ट्रेंचेस भी है, ठीक है, यहाँ पर भी वॉल्केनोज आ रहे हैं, तब जाके मतलब लोगों पे एक पता चलेगा कि ठीक है जैसा बाहर है वैसा ही अंदर भी है, ठीक है। तो फिर बाद में लेके गए वहां पर, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो सही बात है, जब अंदर वॉल्केनो आ रहा है तभी तो यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है। और जब वो जहाँ पर वॉल्केनो आ रहे ओशियन के अंदर जो नए नए पैदा हुए, ठीक है, जहां से वॉल्केनो आ रहे, तो उन लोग के अगल बगल के जब लैंड के, ठीक है, जहां पर आ गया वॉल्केनो वहां पर उसने नया लैंड फॉर्म उसने क्रिएट कर दिया। तो उसके अगल बगल की जब उन्होंने ओशियन ओशियन में भी जाकर जब उन्होंने जब डेटिंग किया तो सही बोल रहे, जो वॉल्केनो आया वो तो यंग है, जो लैंडफॉर्म उसने क्रिएट किया वो तो यंग है, और ये मतलब दोनों साइड के ये तो ओल्डर है इससे, तो मतलब इनका फर्स्ट का जो था और ये ओशियन मैपिंग का वो तो ये भी प्रूफ हो गया, और जो एज है उन लोग का रॉक का ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वही मतलब बोला कि ठीक है मैपिंग से तो पता चल गया कि ओशियन में भी आ रहे वॉल्केनो, और प्रूफ क्या है, वही उन्होंने बोला कि गो एंड चेक द एज ऑफ रॉक, रॉक का आप जाके एज आप चेक करो। तो जब रॉक का एज पता चला तो वही पता चला कि जो नया लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ वॉल्केनो के वजह से वो यंग था काफी, किससे जो पहले फॉर्म हो चुके थे, ठीक है। तो इनको एक मतलब एक्सेप्टेंस दे दिया था कि हाँ इन्होंने मतलब काफी सही चीज हम लोग को बता के रखा, ठीक है। फिर बाद में है प्लेट टिक्टोनिक थियरी। प्लेट टिक्टोनिक थियरी कब आया था, 1967 में, तो ये भी इसी समय। अभी तक सबसे लेटेस्ट यही है, अभी तक इसको चैलेंज करने वाला कोई भी अभी जो है ये क्या बोलते हैं थियरी, अभी तक कोई थियरी अभी तक आया नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉन्टिनेंटल मैंने पढ़ा है कॉन्टिनेंटल थियरी और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो एग्जाम में नहीं है, वो भी एग्जाम में आएंगे क्योंकि बहुत बार वो मेंस में, प्री में और भी बहुत सारे एग्जाम में वो आ चुके हैं, ठीक है। अब ये सबसे लेटेस्ट है ये, तो आई विल मेक अ फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ कौन सा ये अगर
ठीक है, तो ये एक उनका समरी है, उनका जो थियरी है उसका समरी। लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर लैंड प्लस ओशियन, ठीक है, समझा। वो किसके ऊपर मूव कर रहा है, एस्थिनोस्फीयर, ब्रोकन डाउन, व्हाई ब्रोकन डाउन, ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट, ओके, ठीक है। लेकिन जो भी पहले जो दो भी वो दो थियरी आए थे ऑशियन कॉन्टिनेंटल का, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और फिर बाद में आया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने आंसर, मतलब उन्होंने तो दिया था आंसर लेकिन उतना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन वेयर अनआंसर, रीजन ऑफ द माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है, उन्होंने तो आंसर दिया था लेकिन वो इतना सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन पहले भी थे और अभी भी थे, ये मतलब जो थियरी है इसके आने के पहले 3 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, रीजन फॉर माउंटेन फॉर्मेशन, सेकेंड वाला रीजन ऑफ अर्थक्वेक एंड रीजन ऑफ वॉल्केनो लैंड, ठीक है। वॉल्केनो लैंडफॉर्म क्यों होता है और वॉल्केनो लैंड पे आता क्यों, वो दोनों ने तो समझाया था, दोनों ने, जो लास्ट वाले थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले, वो उन्होंने तो और अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों को डाउट था कि मतलब इन्होंने तो समझा दिया लेकिन इतना क्लियरली नहीं समझा, ठीक है। तो इसके लिए ये अब आया प्लेट टेक्टोनिक थियरी। पहले वाले किस पे थे, कॉन्टिनेंटल, वो सिर्फ कॉन्टिनेंट पे, कॉन्टिनेंट को बेस बनाने को उन्होंने अपना स्टडी किया था। सेकेंड वाले ओशियन, ओशियन पे, अब ये जब करेंगे ये दोनों पे करेंगे, ठीक है, ओशियन को भी बेस बनाएंगे और कॉन्टिनेंट को भी बेस बनाएंगे। अब इसका क्रेडिट मतलब किसी एक आदमी को नहीं जाता, ठीक है, दो थे, मिकेंजी प्लस पार्कर, मिकेंजी प्लस पार्कर इन 1967। इन्होंने भी पूरा नहीं किया था, इन्होंने भी पूरा नहीं किया था, आगे मतलब और चला था, लेकिन इन्होंने एक बेस बना के दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि होल क्रेडिट गोज टू देम, लेकिन हाँ इन्होंने इसका बेस रखा था और भी आगे वो डेवलप होता गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक, द अर्थ lithosphere is broken into the different plates which are floating on the layer called the asthenosphere, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर कहां पर है, अपर मेंटल में ना, वो अपर मेंटल, अपर मेंटल थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब एक गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा, तो ये इतना लिक्विड भी नहीं था, ये इतना सॉलिड भी नहीं था, तो एक गाढ़े किस्म पे मतलब लेयर था जिसको अपर मेंटल में क्या है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। प्लेट आर मूविंग हॉरिजॉन्टल ओवर द एस्थेनोस्फीयर, हॉरिजॉन्टल वो मूव एस्थेनोस्फीयर पे कर ही रही है। लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट प्लस टॉप ऑफ मेंटल। लिथोस्फीयर, आई कैन रब दिस, रब कर दो। क्रस्ट प्लस टॉप मेंटल इक्वल्स टू लिथोस्फीयर, ठीक है, इससे आपको मतलब समझने में इजी हो जाएगा। क्रस्ट, पूरा क्रस्ट, और मेंटल का मतलब ऊपर का थोड़ा सा पर, ठीक है, थोड़ा सा अपर टॉप का, ठीक है, उसको मिला के होता है लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर इज द हार्ड वन, ठीक है, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। द थिकनेस इज अबाउट कॉन्टिनेंट,
कॉन्टिनेंट भी इसका थिकनेस था 200 किलोमीटर एंड अबाउट एंड ओशियन 5 to 100 किलोमीटर एंड अबाउट। ठीक है, ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंट पे तो उसका तो थिकनेस तो ज्यादा रहेगा ही, और ओशियन में क्या रहता है, पानी रहता है, तो उसका तो थिकनेस तो कम रहेगा ही रहेगा, लेकिन ओशियन जो है वो कॉन्टिनेंट से डेंसर है। ओशियन जो है वो कॉन्टिनेंट से डेंसर है, बिकॉज इसके ऊपर क्या पानी है, ठीक है, पानी है। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, ओशियन इज डेंसर देन कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जो फैक्ट है वो आगे आपको और अच्छे से समझने में मदद करे। ठीक है, नाउ देयर आर द 3 टाइप ऑफ प्लेट्स। ठीक है, इन्होंने मतलब 3 प्लेट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो एंटायर ओशियनिक प्लेट्स, जो प्लेट रहते हैं वो पूरे के पूरे ओशियनिक रहेंगे। ठीक है, ये जो ओशियनिक है 5 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर उसका थिकनेस रहेगा। थिकनेस कॉन्टिनेंट का 200 किलोमीटर। ओके, रब कर दो इसे। Anyone has doubt? Doubt? Clear? There are the 3 type of plates. Entirely oceanic, continent, और यहां पर दोनों मिक्स्ड, बोथ ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो ये है 3 टाइप के प्लेट थे, एक तो पूरे ओशियनिक, एक तो पूरे कॉन्टिनेंटल, और तीसरे बोथ ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको कंपोजिशन देता हूँ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक बोर्ड पे मैं लिख के मैं छोड़ूंगा, ताकि जो आगे का जो थियरी है वो आपको अच्छे से समझ में और अच्छे से समझ में आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस कंपोजिशन। Anybody know FENNI means? Iron and nickel. Outer core is FeNi and silica. Mantle is olivine rock, which is liquid. Olivine rock. ठीक है, लिक्विड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, यहाँ से हाई टेम्परेचर चालू हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ओशियनिक क्रस्ट, एस्टेनोस्फीयर में ही मैप है कमान, और उसके नीचे बाकी पूरा
पूरा मतलब सॉलिड है कि लिक्विड? लिक्विड, पूरा लिक्विड है, मैग्मा के नीचे भी लिक्विड ही है पूरा। मैग्मा सब सॉलिड ही है, बट बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, ज्यादा हीट के वजह से वो लिक्विड बनी जाए। ठीक है, जहां पर हीट ज्यादा रहेगा वहां पर वो लिक्विड बनेगा ही बनेगा। सर बट इनर मोस्ट कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही है ना? या इनर मोस्ट जो कोर है वो सॉलिड फॉर्म में। आई विल एक्सप्लेन इट। इसका डायग्राम निकालिए। Hey, don't talk. Okay, dear. What was your answer? The inner core is in. Where is you? The inner core is in solid form. Okay. The inner core is in solid form and the outer core is in liquid form. तो वही तो मैंने अभी बोला। The whole plating was first, it was a solid only, but due to the intense temperature and high temperature, it became a liquid form. Do you got it? Yes sir. Do you got it? Yes sir, got it. But Yeah. in mantle also there are like mantle में भी outer and inner mantle होता है ना, और उसमें भी like एक solid और एक liquid form है ना? Yeah. Give me a time. I will explain you. First, explain me. First, let me explain this. Okay. First, Cool, let me explain this. Mantle also have the olivine rock, which is solid, but because of the intense heat, there are also a liquid. Mantle is also in a liquid form, because you will see the asthenosphere. Asthenosphere is also lying here only. So it is not a liquid and it is not a more solid. एक बोलता है ना, वो ना ही तो ज्यादा लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड, में गाढ़ा किस्म का एक प्लेट है। Do you got it? Yes sir. I will explain you more in detail bit. हाँ, आप लोग का क्या था? Nuance diagram. इनर कोर में क्या है? इनर कोर में क्या है? आयरन एंड निकल। जब आयरन वहां पर रहेगा तो वो क्या लिक्विड रहेगा? वो तो सॉलिड रहेगा ना। जब वहां पर आयरन रहेगा, जब इनर कोर में जब मैंने बोल दिया कि वहां पर Fe मतलब आयरन रहेगा, तो वो तो सॉलिड तो रहेगा ही रहेगा। वो भी टेंपरेचर मे बी इट इज अ मोल्डिंग स्टेट। हां, क्योंकि टेंपरेचर की वजह से वो आयरन पिघल नहीं जाएगा। वो इनर के आउटर ना, आउटर कोई तो आउटर लिक्विड हो जाता है, तो इनर सॉलिड होता है। आउटर लिक्विड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सिलिका। दोनों का तो सेम है, दोनों का तो फीचर सेम है, FeNi, आयरन एंड निकल, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा? यहाँ पर सिलिका है। सो इट इज मोर इजी टू मेक इट इन अ लिक्विड। जितना भी हीट है, इट इज मोर इजी टू मेक अ आउटर कोर इन अ लिक्विड। बट सॉलिड में रहेगा कि मोल्टन में रहेगा? Then it will be solid. No. Inner core is in solid. Inner core is solid. Inner core is solid. Inner core is solid. Outer core is liquid. Outer core is liquid. Solid like a ball. Solid like a ball. मतलब एक फुटबॉल या कोई बॉल मेडिसिन बॉल वैसा कड़क एकदम सॉलिड या इन मोल्टन शेप। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि उधर टेंपरेचर उधर भी बहुत राइज हो रहा है ना सर।
टेम्परेचर राइज होते जाएगा. Exactly, that's what I'm saying. Iron will melt, now sir. Iron will also melt. So what I'm saying, it is solid, but it is not that much solid that you are saying. Okay, It so is like a we can ball. find It is the- not like a ball. It is little bit, yeah, little bit. It is a molten, but it is not a that much solid. But it is in solid. Can you understand? Molten state. मीन्स ज्यादा सॉलिड भी नहीं है लिक्विड नहीं, वो ज्यादा सॉलिड है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर ज्यादा इंटेंस प्रेशर बढ़ गया, ज्यादा हाई प्रेशर बढ़ गया, तो वो वहां पर भी मतलब इतना वो सॉलिड नहीं रह पाता. ठीक है, बट मोस्ट पार्ट इज इन सॉलिड. मोस्ट पार्ट आर सॉलिड. ओके ओके, ठीक है. Wait, give me 1 minute. I will fall down. See. Okay. यहाँ तक ठीक है, समझा समझा, या और समझा, मतलब और डीप में. वेट I will make you explain more deep. जो भी ये सब मैंने बोला है ना, ठीक है, ऑलिव ये मैंने बोला बैसल्ट, ग्रेनाइट, ये सब जितने भी पत्थर है, इसके और एक कॉम्पोजिशन बनेगी. मतलब ऑलिव वाइन गर्म होके क्या बनेगा, अगर ऑलिव वाइन को अगर आप गर्म करोगे और जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तब वो बनेगा बैसल्ट. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन. सी हमारा पेपर है वहां पे ले लो. ऑलिव वाइन heaviest fluid. Basalt less heavy. Andesite less mobile. Granite least mobile. ऑलिव वाइन जब गर्म होके निकलेगा, ठीक है, तब बाद में आएगा बासल्ट. ठीक है, ये इसी का फॉर्म है, लेकिन जब ये और हीट होगा तब बाद में निकलेगा बासल्ट. ठीक है, इसको और हीट करेंगे तो फिर बाद में निकलेगा यहाँ पर एंडीसाइट. इसको और हीट करेंगे तो फिर बाद में निकलेगा ग्रेनाइट. अगर मैं बोलूं कि ऊपर से लेके नीचे, मतलब ऊपर से अगर यहाँ से स्टार्ट करूं और नीचे आते आते ये ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, ये इससे थोड़ा कम है, या मतलब थोड़ा पतला है, ये इससे ज्यादा पतला है, और ये पूरा पतला है. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में. जब ऑलिव वाइन को हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, बासल्ट को और हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, एंडीसाइट, और इसको और हीट करेंगे तो ग्रेनाइट. ठीक है, इसको याद रखना, आगे समझने में हेल्प होगा. ऑल इज इन मेंटल. ओके, ऑल इज इन मेंटल. वो मेंटल से ये तो अंदर से ही तो बाहर आएगा ना वो. अब यहाँ पर भी 3 प्लेट्स मूवमेंट रहते हैं. 3 प्लेट्स मूवमेंट. फर्स्ट वन इज
डाइवर्जन, एक दूसरे से दूर जाएंगे प्लेट, ठीक है, डाइवर्जन। कन्वर्जन, एक दूसरे के पास आएंगे। ट्रांसफर, ना एक दूसरे के पास आएंगे ना दूर जाएंगे, एक दूसरे के एकदम करीब से वो निकल जाए, ठीक है। इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, आगे थियरी समझने में मदद हो, ठीक है। फिर बाद में पहले स्टार्ट करते हैं इसके साथ, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ठीक है। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री फॉर्म जस्ट अबाउट द राइजिंग लिम्ब ऑफ द कन्वेंशन करंट। राइजिंग लिम्ब मैंने बोला था, यहां से तो राइजिंग लिम्ब पे नीचे, मैंने उसका एग्जांपल दिया था ना, वो जब मैं बड़े से टोप को जब मैं गर्म करूंगा तो यहाँ से वो प्रेशर छोड़ेगा, ठीक है। तो जो डाइवर्जन जो होता है ना, तो इसके एग्जैक्टली ऊपर ही होता है, यहाँ पर प्लेट है और जब यहाँ से जब वो प्रेशर रिलीज करेगा तभी वो एक दूसरे से वो दूर जाए, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली अपॉन अ राइजिंग लिम्ब, ठीक है। जहां से प्रेशर रिलीज करेगा राइजिंग लिम्ब, तो यहाँ से वो राइज हो रहा है ना, यहाँ से ये तो बाहर छोड़ रहा है ना, तो यहीं से तो वो होगा, यहीं से तो वो डाइवर्जन होगा ना। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा तो अपने अगल बगल के प्लेट्स को वो धक्का मारेगा, ठीक है, ओके। When it will be below the oceanic crust, then mid-oceanic ridge will be formed, volcano eruption will take place, and olivine get converted into the basaltic rock, ठीक है। जब ये यहाँ पर फॉर्म होगा तो ओशनिक रिज यहाँ पर फॉर्म होगा, मतलब थोड़ा सा उसको पुश करेगा तो यहाँ पर तो गड्ढा तो बनेगा, ठीक। ओपन, वो ओशन के अंदर में बोल रहा हूँ, ओशन के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वो अंदर क्या था, ऑलिव ऑयल, गर्म हुआ बाहर आया तो क्या हुआ, बैसल्ट। इसके लिए बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट और बैसल्ट, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट और बैसल्ट। अंदर क्या था, बाहर आया तो क्यों ऐसा चेंज क्यों हुआ, प्रेशर हीट की वजह से, ठीक है। if the conventional cell is below the continental crust, then first crack form and develop the result in the earthquake, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब उसने ओशनिक रिज उसने फॉर्म कर दिया, लेकिन अगर यही चीज अगर वो कॉन्टिनेंट पे करता तो कॉन्टिनेंट पे अगर यही प्रेशर सेम होता कि अंदर से प्रेशर आ रहा है, राइजिंग लिम्ब निकल रहा है और वो एक दूसरे से वो मतलब वो जो प्लेट है एक दूसरे को अपने आप से वो अलग कर रहा है, ठीक है, धकेल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर नीचे से प्रेशर आएगा, ठीक है, अगर प्रेशर आएगा तो वहां पर तो फ्रैक्चर आएंगे, फॉल्ट होगा, ठीक है, फॉल्ट होगा और उससे क्या होगा, अर्थक्वेक भी आएंगे ही आएंगे। कहां पर, कॉन्टिनेंट पे। और अगर ओशन में हुआ तो रिज, ओशनिक रिज, ठीक है। कॉन्टिनेंट पे आया तो अर्थक्वेक और फ्रैक्चर एंड फॉल्ट, ओशन में आया तो रिज, ओके। Then if convection current remain active, then the rift valley will be formed and separating the continent into the two parts, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टिनेंट पे तो आ गया, ठीक है, कन्वेंशनल करंट आ गया, फ्रैक्चर कर दिया, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो आया, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर अंदर से वो कन्वेंशन करंट चालू ही है, जैसे मैंने बोला था हीट चालू है, अंदर से हीट बाहर आ रहा है, एक दूसरे को ढकेल रहा है, तो फिर बाद में वहां पर वो बना देगा सीधा रिफ्ट वैली, सीधा वो फिर बाद में धीरे धीरे वो डिपन करना चालू हो, क्योंकि वो धीरे धीरे वो उसको तोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है, पुश कर रहा है, इसको यहाँ पर पुश कर, इसको यहाँ पर पुश कर रहा है, तो धीरे धीरे वो पुश करते करते वो कॉन्टिनेंट को तोड़ देगा, ठीक है,
ओके, आफ्टर दिस ऑलिवाइन रॉक कम आउट, वही प्रोसेस फिर से यहाँ पर चालू। जब वो तोड़ेगा तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, पानी भरेगा, और जब फिर से वही होगा कि जो ऑलिवाइन, फिर भी अगर वो प्रेशर ऐसा ही चलता रहा तो ऑलिवाइन जो नीचे है वो बाहर आएगा। क्या होगा, क्या आता है बाहर, जब ऑर्शेनिक, जब ये ऑलिवाइन जब गर्म होगा और जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, बेसल्ट आएगा बाहर। ठीक है, फिर बाद में इट गेट फिल्ड विद वाटर। ऑफ कोर्स जब यहाँ पर प्लेस बन गया, जब यहाँ पर गैप बन गया तो यहाँ पर तो वाटर तो भरेगा ही भरेगा। ठीक है, फिर बाद में इसको क्या बोला जाएगा, नैस्केंट सी, मतलब अभी एक नया नया सी बना, यहाँ पर पानी भरेगा और सी बनेगा। ठीक है, और फिर भी अगर कन्वेंशन करंट ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के बनेगा ओशियन। समझ में आ रहा है? कॉन्टिनेंट को तोड़ने के बाद, कॉन्टिनेंट को उसने तोड़ दिया उसने, कॉन्टिनेंट को वो प्रेशर ने तोड़ दिया। क्या हुआ, क्रैक्स आया, फॉल्ट आया। ओके, अभी तक जो रिज है वो फॉर्म नहीं हुआ। अगर यहाँ तक वो शांत हो गया, मतलब जो अंदर का जो कन्वेंशनल करंट है वो शांत हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ, वो ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा, धीरे धीरे गैप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ज्यादा प्रेशर आते जाएगा, नीचे से ऊपर मटेरियल आते जाएगा, इसको धक्का मारते जाएगा, तो वो जो गैप है बीच में का गैप, इसको वहां पर धकेल रहा है, उसको वहां पर धकेल रहा है, तो बीच में का गैप क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बाद में वो कॉन्टिनेंट को तोड़ देगा तो भी इतना गैप नहीं रहेगा, तो उसको बोलो क्या बोला जाएगा, नैस्केंट सी। नैस्केंट सी। ठीक है, सी मतलब क्या है, छोटा वाटर बॉडी, उसको अभी हम लोग ओशन नहीं बोलते। लेकिन फिर भी अगर कन्वेक्शन करंट अंदर चल ही रहा है, अभी तक वो रुकने का उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर बाद में और दूर चलते जाएगा और फिर बाद में वो बनेगा, क्या बनेगा, ओशन बनेगा। यहां तक क्लियर है? और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इसका सबसे एग्जांपल अच्छा है रेड सी जो बना है ना, वो डाइवर्जन के ही फोर्स से बना है, वो डाइवर्जन के ही वजह से बना है रेड सी जो अभी बना है, जो हम देखते हैं रेड सी, वो डाइवर्जन के ही वजह से बना। और अभी भी वहां पर कन्वेंशन करंट चालू है, अभी वो वहां पर रुका नहीं, अभी वो चालू है, तो वो बहुत जल्दी वो और उसको एक्सपांड करेगा। ठीक है, और उसको बड़ा करेगा, बाद में उसको ओशन बना देगा। ठीक है, ओके। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, अगर मैं इसका कोई जरूरी है क्या, जरूरी है इसका, मिल जाएगा। अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाते जाऊं तो मतलब कैसा बना पाऊं, एग्जाम्पल शॉर्ट नोट मतलब एक रिमेम्बर करने के लिए। सबसे पहले मैंने चालू किया डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन हुआ, उससे क्या आया, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली को और प्रेशर दिया गया, और प्रेशर क्या हुआ, ब्रेक इन कॉन्टिनेंट और प्लेट। ठीक है, और प्रेशर दिया गया उसके ऊपर, और प्रेशर दिया गया, तो क्या आया, नास्केंट सी। और प्रेशर दिया गया तो क्या आया, ओशन। इट्स ओके। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं, मैंने कौन सा बताया था, 3 टाइप का प्लेट बताया था ना। फर्स्ट वाला क्या था, डाइवर्जन। अब क्या आएगा, कन्वर्जन प्लेट। ठीक है, मेरे को डाउट आ रहा है, अगर यही चीज अगर ओशन में आए तो, हाँ, ओशन
और अगर यही चीज अगर कॉन्टिनेंट पे आए तो अर्थक्वेक, फॉल्ट और क्रैक, ठीक है, ओके। और वही मतलब जो मैंने बोला क्वेश्चन में रिज बनेगा, तो अगर लैंडफॉर्म नया वो बनाते जाएगा, तो पहले ही मैंने बोला था ये यंग हो जाएगा इसका एज और उसका एज ओल्ड हो जाएगा। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर ना? नाउ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री कैसा दिखा था मैंने? इस चीज का मतलब क्या होता है? हाँ, सही है। You can drink water. This boundary arise when two plates collide with each other. In this case, that is the free situation. ठीक है, ये कब होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीन कंडीशन बनता है, ठीक है, मतलब तीन अजम्पशन आप लेके चल सकते हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज, मतलब अजम्पशन क्या, ऐसा ही होता ही है। तो फर्स्ट ऑशियनिक प्लेट बस ऑशियनिक प्लेट, मतलब ऑशियनिक प्लेट ऑशियनिक से ही कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑशियनिक प्लेट वर्सेस मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब ऑशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा जाएगा। फिर बाद में थर्ड वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट वर्सेस कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। अब इसमें मैं और एक बात में ऐड करना चाहूंगा, अगर ऑशियनिक प्लेट और ऑशियनिक प्लेट दोनों टकराए तो क्या बनता है? देन आइलैंड विल बी फॉर्म, and if ocean plate and continental plate will collide, then volcanic mountains will be formed. अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट बस कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराए तो क्या होगा? फोल्ड माउंटेन, ठीक है, फोल्ड माउंटेन विल बी फॉर्म। Why? ठीक है, when two oceanic plates collide, ठीक है, एक दूसरे से टकराएगा, then heavier plate get subduct, ठीक है, get subduct forming a trench, as both oceanic plates are made up of a oceanic plate की किससे बनता है? basalt ना, basalt rock, ठीक है। so the plate heavier, more lengther will subside, ठीक है, subside. The plate after getting subside get broken off and melted due to the high temperature in the interior. हाँ, जो हैवी रहेगा वो नीचे जाए, हल्का रहेगा वो ऊपर ही रहे, ठीक है। The andesite is lighter than the rock of the material and basalt, so it will move upward and get accumulated as island. देखिए कहां पर गए, रब कर दूं या इसको ऐसे रहने दो, रब कर दूं ना? सर एक सेकंड। अरे हाँ फिर से लिख दो, नहीं ठीक है चलिए। वेट, आर यू राइटिंग? सर इतना सा वर्ड क्यों दे रहे हैं? थोड़ा बड़ा कर दो ना, मतलब से जूम आउट करते हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। Now you can rub this. हाँ सर चले। Volcanic mountain and here क्या बोला था मैंने? फोल्ड माउंटेन। Fold mountain. Have you wrote it? हाँ सर।
ओके, नाउ सी, वेट, यहां पर एक प्लेट आया, ये भी ऑशेनिक, यहां पर भी एक प्लेट आया, ये भी ऑशेनिक, ठीक है। ऑशेनिक क्रस्ट मतलब क्या? विच टाइप ऑफ रॉक? बासल्ट। बासल्ट, इसमें से जो भी हैवियर रहेगा वो सबडक्ट करेगा। ये पहले दोनों अलग अलग पहले दोनों अलग अलग थे, दोनों ऑशेनिक क्रस्ट थे, लेकिन जब वहां से प्रेशर हुआ तब वो एक दूसरे के पास आके टकराएंगे, ठीक है। इस ओशन की सरफेस पे रहेगा ना। हाँ, वो सब तो फिर अलग कैसे है? अलग, अभी आपने बोला ना कि अलग। हाँ तो अलग अलग तो है। सी, अंदर से जब प्रेशर जब उठेगा, मतलब आपको पहले से नहीं तो समझ में आया या यही नहीं समझ में आया? बहुत सारे प्लेट्स है ना, समझ आया ये? There are the types of plate, there are the many of plates, ठीक है। ऑन कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ऑशेनिक प्लेट, ठीक है। जब अंदर से जब प्रेशर आएगा, जब लिंब होगा, ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? कन्वेंशनल करंट के वजह से, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अगर यहाँ पर भी लिंब है, ठीक है, यहां से वो अंदर से प्रेशर वो छोड़ रहा है, ठीक है। अंदर से अगर यहाँ पर कन्वेंशनल करंट चालू है और यहाँ पर भी चालू है, ऑफकोर्स यहाँ पर भी चालू है कन्वेंशनल करंट, तो उसको यहाँ पर फेंक रहा है, ये इसको यहाँ पर फेंक रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया डाइवर्जन, ये तो हो गया डाइवर्जन। लेकिन अगर यहाँ पर भी एक प्लेट है और इसको ये यहाँ पर फेंक रहा है, इस साइड फेंक रहा है, ये क्यों फेंक रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी कन्वेंशनल करंट चालू है, ठीक है। जब इसको भी यहाँ पर फेंक रहा है और जब इसको भी यहाँ पर फेंक रहा है, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे ही ना। समझ में आया? समझ में आया? जब ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे तो क्या होगा? डाइवर्जन। लेकिन जब इसको यहाँ से इसको इस साइड फेंक रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी ये इसको इस साइड फेंक रहा है, तो दोनों तो कलाइड तो करेंगे ना, तो दोनों तो आगे आके तो एक दूसरे से तो लड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया दोनों के दोनों ऑशेनिक, दोनों के दोनों पैसिव, ठीक है। फिर बाद में आ गया सबजक्शन, सबडक्शन। यहाँ से ये सीधा अंदर मुड़ा, यहाँ से ये सीधा अंदर, ठीक है। ये भारी था, ये अंदर गया, ये हल्का था, इसके लिए ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब ये अंदर गया ना, तो अंदर यहाँ पर क्या है? हीट है, हीट है ना, ठीक है। बेसल्ट क्या है? बेसल्ट है, मतलब जो मैंने पहले बताया था, रॉक, नाम क्या था उसका? ऑलिवाइन रॉक। ऑलिवाइन रॉक। उससे तो ये तो हल्का ही है ना बेसल्ट, क्योंकि उससे ज्यादा वो मेल्ट होके आया, ठीक है। तो ये तो है ही हल्का, और जब हल्का जब नीचे जाएगा, जब यहाँ से सबजक्शन होगा, नीचे जाएगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर तो हाई टेम्परेचर तो है, तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा? इसको और पिघलाएगा, ठीक है। इसको ये और पिघलाएगा, फिर बाद में ये सीधा बन जाएगा, इट विल बी नो 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 एंडीसाइड, एंडीसाइड। फिर बाद में ये बन जाएगा एंडीसाइड। एंडीसाइड इस ये सबसे हल्का होता है, ये सबसे लाइटर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? जो लाइटर रहेगा वो ऊपर ही रहेगा। जब वो एंडीसाइड बनेगा, तो यहाँ पर जितने भी मटेरियल रहेंगे वो उससे लाइटर बन जाए, ठीक है। ये अंदर गया, यहाँ तक समझ में आएगा? ये यहाँ पर लड़ा, ये यहाँ पर अंदर से सबडक्ट हुआ, यहाँ पर ये गर्म हुआ, फिर बाद में ये बन गया एंडीसाइड। आई विल राइट अ स्पेलिंग। ये एंडीसाइड बन गया, ठीक है। ये जितना हल्का रहेगा उतना ही वो तेज वो ऊपर फेंकेगा। ये जितना हल्का रहेगा ये उतना ही तेज वो ऊपर फेंकेगा। प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। और इतना मतलब तेज फेंकेगा, ये अगर यहाँ तक है, ठीक है, समझ लो कि ये यहाँ तक नहीं है, ये और यहाँ तक फैला है, ठीक है। ये और यहाँ तक फैला और यहाँ तक ये पूरा गल गया और ये बन गया क्या? एंडीसाइड। तो ये इसके आजू बाजू में जो भी मटेरियल रहेंगे ना, ये इनसे हल्का रहेगा,
पूरा हल्का रहेगा। एंडीसाइट यहाँ पर जितने भी मटेरियल इन लोग से एंडीसाइट हल्का रहेगा, और जितना ये हल्का रहेगा उतना ये तेज ऊपर फेंकेगा, ऊपर की तरफ वो फेंकेगा। जितना वो हल्का रहेगा उतना ही वो तेज वो ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो अगर ये प्लेट यहाँ तक है तो इसका मतलब वो यहाँ तक वो पिघला है, यहाँ तक वो पिघला है ना, तो ये यहां से भी ऊपर फेंकेगा, ये यहां से भी ऊपर फेंकेगा, ये यहां से भी ऊपर फेंकेगा। ये एक जगह से वो ऊपर नहीं फेंकेगा, मतलब वो इतना इंटेंस रहता है, वो जैसे वो पिघल के अंदर गया वैसे ही वो बाहर आए। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आइलैंड बनते हैं ना, आइलैंड आपको दिखेंगे कि वो लाइन बाय लाइन रहे, यहाँ पर एक आइलैंड, यहाँ पर एक आइलैंड, यहाँ पर एक आइलैंड, यहाँ पर आइलैंड, यहाँ पर आजू बाजू में और भी बहुत सारे आइलैंड, और तो इसको एक बन ये सबको एक करके इसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वोल्केनो होता है वो एक के बाजू में एक वो ब्लास्ट होते ही रहते, वो बाहर निकलते ही। इतना समझ में आया? गॉट इट? पक्का गॉट इट ना? ठीक। सेकेंड वाला क्या था? नहीं नहीं, वो तो अभी चलो। ओशियनिक प्लेट वर्सेस कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, तब क्या होगा? वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, अब मैं लेके आ रहा हूं ओशियनिक प्लेट वर्सेस कॉन्टिनेंटल। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? वॉल्केनिक माउंटेन। Volcanic mountains. Okay. When the oceanic crust, when the oceanic plate and the continental plate collide, eventually the oceanic plate get subject under the continental plate due to the high density of the oceanic plate. Oceanic plate is subject sediment of the is scraped out to form a same. What is here? Andesite, to form the same andesite rock, or you can say layer andesite. ठीक है, then magma form and force to come. यहाँ पर भी वही होता है, ओशियनिक प्लेट यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से ओशियनिक प्लेट, यहाँ से कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये डेंसर है ना, इससे कॉन्टिनेंटल प्लेट से तो ये डेंसर है, तो ये वही जो डायग्राम मैंने दिखाया था, फिर से ड्रॉ करो फिर से। हाँ, फिर से ड्रॉ करो। ठीक है, तो फिर से यहां से ओशियनिक प्लेट, यहां से कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहां से ओशियनिक प्लेट, सीधा होगा सबडम। ठीक है, यहाँ इसमें भी सेम ही होगा। सेम जैसा वो पहले हुआ था सब्जेक्शन, वैसा ही सेम आएगा, लेकिन फर्क ये रहेगा कि पहले यहाँ पर भी ओशियनिक था और यहाँ पर भी ओशियनिक है, लेकिन अब यहाँ पर चेंज ये आ गया, अब ये बन गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये बन गया वही जो पहले था ओशियनिक प्लेट। अच्छे से नहीं लिखा। ठीक है, तो फिर से वही होगा कि यहाँ पर ये फिर से पिघलेगा और क्या बनेगा? एंडेसाइट। फिर से ये ऊपर की तरफ पुश मारेगा, तो वहां पर क्या था? ओशियनिक क्रस्ट था, तो इसके लिए वहां पर क्या बना? वोल्केनो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो है, ये तो बहुत मोटा है, तो अंदर से वो पुश करेगा। जितना हल्का चीज, मतलब जितना हल्का एंडीसाइट रहेगा उतना ही जल्दी वो ऊपर भागेगा। यहाँ से ये इसको पोक करेगा, नीचे से पोक करेगा, बाद में क्या बनेगा? फ्रैक्चर फॉल्ट, फिर बाद में यहाँ से वोल्केनो बाहर आएगा सीधा। मतलब इतना इंटेंस गर्मी रहता है कि वो सीधा अपने आप को वो बाहर फेंके। ठीक है, ये समझ में आया? लेकिन उतना फोर्स नहीं रहता है जितना ऑप्शन में होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट में क्योंकि नीचे ज्यादा ये लेयर्स ज्यादा है, और हाँ, तो
तो फिर कॉन्टिनेंट में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, और ज्यादा लावा और सब रहता है। सी ऐसा नहीं रहता, भले ही ओशन को मतलब जो है एंडीसाइड, उसको ओशन को क्रैक करने में, फाड़ के निकलने में उसको इजी रहता हो ओशनिक प्लेट, लेकिन कॉन्टिनेंटल को फाड़ने में मतलब उसको टाइम लगता है। लेकिन वो क्या मैंने बोला था, वो एंडीसाइड है, जितना वो हल्का रहेगा उतना ही वो बेचैन करेगा, ऊपर जाके वो उसको और पोक करेगा, और जब वो फटेगा तो उसका फोर्स उतना ही रहेगा। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि ये इसको लेट पालेगा, मतलब लेट बाहर निकलेगा, और ओशन में ये मतलब जल्दी, क्योंकि वो पतला ले रहता है तो वो उसको वो जल्दी निकालेगा बाहर, लेकिन फोर्स उसका इतना ही रहेगा क्योंकि अंदर हीट इतना ही है। यहाँ पर ये फर्क नहीं आएगा कि ओके वो ओशनिक प्लेट है तो वहां पर हीट ज्यादा होगा, और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट तो यहाँ पर हीट कम रहेगा, नहीं, हीट सेम रहता है, ठीक है। और एंडीसाइड जो मैंने बोला, वो मटेरियल मिनरल वो सेम रहते हैं, लेकिन फोर्स जो रहेगा वो सेम ही रहेगा दोनों साइड। गॉट इट। तो ये व्हेन ओशन प्लेट कोलाइड विद द कॉन्टिनेंटल प्लेट तो क्या फॉर्म होगा? वोल्केनो माउंटेन। ओके, ओके, नाउ कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट, रख दो इसे। नाउ कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट। When continent plates collide into one another, neither a plate can be subduct under the other because they are equally light. ठीक है, जब कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जब टकराए, both are light, so they are not going to subduct here. subduct यहाँ पर नहीं होगा, subduct कब होगा? जब ओशन टकराएंगे और जब ओशन और कॉन्टिनेंट टकराएंगे, ठीक है। Instead they are pressed together under the intense pressure. This pressure creates a bulky slipping and both vertically or horizontal. The earth surface to develop the fold and other folding mountain. ठीक है, अब जब ये दोनों लाइटर ही हैं, तो ना ये अंदर जाएगा ना ये अंदर जाएगा, ठीक है, दोनों तो सेम ही है, दोनों का डेंसिटी और मतलब ये मतलब एक लाइटर है, ठीक है, ना ये इसको अंदर लेके जाएगा ना इसको अंदर लेके जाएगा, लेकिन यहाँ से भी ये इसको ढकेला जा रहा है, प्रेशर लग रहा है, और यहाँ से भी उसको प्रेशर लग ही रहा है। वाई प्रेशर क्यों है? कन्वेक्शन करंट के ऊपर से इसको प्रेशर लग रहा है, इसको यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, तो ये आके यहाँ पर मतलब टकरा रहा है, एक दूसरे को स्लिप कर रहा है, वो रगड़ खा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को रगड़ रहा है, तो क्या होगा? फोल्ड बनेगा, क्योंकि ये तो लाइटर है, लेकिन यहाँ से भी उसको प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे वो फोल्ड होना चालू होगा। ऊपर नहीं आएगा वो, ना ही कोलाइड होगा, ये ना दोनों में तो वो अंदर जा रहा था ना। सर फिर माउंटेन तो ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि जब वो आएगा तो ऊपर ही आएगा ना। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो ये ना ही अंदर जाएगा और ना वो कुछ करेगा, वो एक दूसरे को सिर्फ वो पुश करेंगे, लेकिन ना ये इसको पीछे ढकेल पाएगा ना ये इसको पीछे ढकेल। तो क्या होगा? जब प्रेशर बढ़ते जाएगा, वहां से उसको धक्का मिल रहा है, इसको यहाँ से धक्का मिल रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ते जाएगा, एक दूसरे को रगड़ करेगा, ठीक है, स्लिप करेगा एक दूसरे से, तो क्या होगा? वहां से धीरे धीरे ये यहाँ से उठना चालू होगा, ये यहाँ से उठना चालू होगा, फिर बनेगा फोल्ड माउंट, ठीक है। तो इसी से बनता है वो फोल्ड माउंट।
cold mountain. For example, when Indian and Eurasian plate collide, Himalaya and Tibetan plateaus are formed. The Indian plate और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे से टकराए थे तो सेम यही मैकेनिज्म लगा था, कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट। तो हिमालय आया था और तिब्बतियन प्लेट्यू आया, ठीक है। तो दो मैंने सिखा दिए, कौन सा? फर्स्ट वाला डाइवर्जन, सेकेंड वाला कन्वर्जन, अब थर्ड वाला सिखाऊं। हिमालय के इधर डाइवर्जन हो तो वापस दूर चला जाएगा। वहां पर तो कन्वर्जन चालू है, जब अंदर से कन्वर्जन चालू है तो कैसे हो? डाइवर्जन हुआ अगर रहता तो वहां पर या तो वोल्केनो रहता या तो वहां पर सी रहता, समझा ना? क्यों सी रहता? क्यों सी रहता? डाइवर्जन सेपरेट होता तो वहां पर क्रैक्स बनते, वहां पर रिप्स बनते, वो और चालू रहता, और वो वहां पर अभी भी चालू है। अंदर का जो है वो कन्वेंशनल करंट वो अभी भी चल रहा है। अगर वो चलता तो आज हिमालय की जगह क्या रहता? वहां पर सी रहता, क्योंकि वो गैप बना देता, रिप बना देता, बाद में वो सी बनता। बाद में अगर वो ऐसा ही चलता रहता तो वो टूट जाता और वो ओशन बन जाता, मतलब सॉरी ओशन बन जाता। अगर वहां पर प्लेट जो था ओशनिक रहते तो क्या रहते? वहां पर आइलैंड बन जाता। अगर क्रस्ट और ओशनिक रहते तो वोल्केनोस। लेकिन वहां पर क्या है? कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट। गॉट इट? अगर समझ में आया कुछ मतलब? थैंक यू। ओके, ट्रांसफर प्लेट ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होता, ना एक दूसरे से टकराते ना एक दूसरे से दूर जाते, बस एक दूसरे के एकदम करीब से निकल जाते। यहाँ से एक प्लेट निकल जाएगा और यहाँ से एक प्लेट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर अर्थक्वेक आएंगे। आई विल एक्सप्लेन। हाँ, वो अगर स्लिप हो गया एक दूसरे से, अगर वो रगड़ के चला गया तो वहां पर अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। प्लेट मूव पास ईच अदर देन समटाइम गेट कॉट, ठीक है। एक दूसरे पे जब वो रगड़ करेंगे, गेट कॉट एंड प्रेशर बिल्ड अप। व्हेन द प्लेट फाइनली गिव अ स्लिप ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर, एनर्जी इज रिलीज एंड सिस्मिक वेव। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? वही तो, जब वो सिस्मिक वेव छोड़ता है तभी तो आता है ना वो अर्थक्वेक, ठीक है। कॉजिंग द ग्राउंड फॉर शेकिंग, ठीक है। जब थोड़ा सा दूर दूर से जाएगा तो नो टेंशन, जब एक दूसरे के एकदम करीब होके जाएगा और रगड़ खा के जाएगा, मतलब एक दूसरे को मतलब चिपक के जाएगा, छू के जाएगा, तो वहां से एनर्जी पास होगा प्रेशर के वजह से। और एनर्जी को क्या बोला जाता है? विच एनर्जी? विच वेव? सिस्मिक वेव ना। सिस्मिक वेव से क्या होगा? फिर बाद में अर्थक्वेक यहाँ पर जन्म देगा। Unlike diversion and conversion boundary, a transformation boundary, at a transformation boundary, no new crust are formed and no substitute, ठीक है। यहाँ पर ना ही कोई नया क्रस्ट फॉर्म होता है और ना ही कोई यहाँ पर सबडक्शन होता है, ठीक है। Very rarely it is possible that magma reach a surface due to the intense temperature and pressure। बहुत rarely होता है कि मैग्मा ऊपर आ जाए, बहुत रेयरली, फिलहाल तो मतलब नहीं होता, बहुत चांसेस है कि नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो बहुत रेयरली चांस है कि हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से मैग्मा निकल जाए और थोड़ा सा बाहर आ जाए। यहाँ पर क्या नहीं हो सकता? कन्वर्जन नहीं हो सकता और ना ही न्यू क्रस्ट फॉर्म होगा। सिर्फ वो एक दूसरे के पास से जाएगा,
चिपक के जाएगा, रगड़ करेगा, ठीक है, रगड़ करेगा ऐसा, नीचे से जाएगा, ये ऊपर से जाएगा, तो रगड़ करेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, इसमें वेव रिलीज होगा, तो इट विल कॉज अ अर्थक्वेक। ओके, एग्जाम्पल जैसा मैंने दिया था, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अगर मेंस में लिख दिया तो इट इज फाइन, इट इज फाइन, यस, ठीक है। सो नाउ आई विल टीच समथिंग, मीन्स यहाँ पर हम लोग का तीनों जो है थियरी वो खत्म हो गया। अब आगे मैं जो भी लेक्चर लूंगा उसमें ये थियरी का काफी मतलब यहाँ पर आपने जो भी सीखा है वहां पर उसको यूटिलाइज हमको करना ही पड़ेगा वहां पर, तब जाके आगे का जो भी है जैसे कि अर्थ मूवमेंट, वेरियस टाइप ऑफ जो लैंड फॉर्म हुए, ठीक है, वहां पर हम लोग को ये काम आएगा ही, ये तीनों थियरी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले का 2 एक्सेप्टेबल इतना नहीं था, लास्ट वाला बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बेकार है, वो सभी यूपीएससी में पूछा, मतलब बहुत सारी एग्जाम में उसको भी पूछा जाता है, ठीक है। सो आई विल नाउ एक्सप्लेन समथिंग अबाउट एंड्रोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। यहां तक समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। नाउ यहाँ से आई विल एक्सप्लेन दैट फोर्सेस, एंड्रोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, क्रस्ट, मेंटल फोर्स, यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन, ओके। स्टार्ट, ठीक है। अर्थ में क्या है, अर्थ इज स्टिल अ कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है, उसका चेंज अभी तक चल रहा है, तो हम लोग को मतलब पता कैसे चले कि अभी तक चेंज हो रहा है, उसका स्टडी करके, ठीक है। वो चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ 2 थिंग, एंडोजीनियस प्रेशर और एक्सोजीनियस प्रेशर। लेट मी ड्रॉ सम फ्लो चार्ट, देन I can explain you like what is this. Changes endogenous, here is exogenous, ठीक है। एक्सोजीनियस मतलब बाहर से जो भी मतलब जो भी चेंज होगा वो बाहर से हो, बाहर से क्या होगा, वेदरिंग, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लेके बहुत छोटा है क्या, थोड़ा बड़ा लेके वेट, अब ठीक है। एंड्रोजीनियस एंड एक्सोजीनियस, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया और कुछ पार्ट, क्या आएगा, वेदरिंग, इरोजन, ठीक है, इसके नीचे लिखता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, and deposition. एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस मतलब अंदर से कुछ मूवमेंट होगा, तो क्या होगा अंदर से, मैंने सिखाया ना, क्या होगा, volcanic eruptions, earthquakes. सही है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक और
फोल्डिंग, फोल्डिंग और फॉल्ट। फॉल्ट कैसे? फॉल्ट और यहाँ पर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी आएगा तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फ्लोचार्ट है, ठीक है। वेदरिंग मतलब पता है? वेदरिंग, वेदरिंग मतलब एक पत्थर पे अगर हीट, ठंडी पड़ रहा है तो वो पत्थर बाद में टूट जाए, ठीक है। जैसे कि अगर एक बड़ा माउंटेन वो कब से उधर ही खड़ा है, अगर वहां पर गैप पड़ा, वहां पर अगर पानी घुसा, ठीक है, अगर वहां पर पानी गया तो और वहां पर ठंडा हवा चलने लगा तो पानी क्या बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा और वो ऐसे ही साइकिल चलते रहेगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जहां पर एक पहाड़ था वो वहां का एक पार्ट टूट गया, ठीक है। तो जो मतलब वेदरिंग होता है वो उसको मतलब डिस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ चीज को तोड़ना, या एक पत्थर है उसको वो मतलब वेदरिंग करके मतलब प्रेशर आएगा ऊपर से हीट का, गर्मी का या कोल्ड का, ठीक है, या किसी भी चीज का, तो वो पत्थर टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। इरोजन, एवरीबॉडी नोज इरोजन, ठीक है। धूल, धूल को पानी या हवा, तो धूल वहां से हटते जाएगा। बाद में ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर कहीं पर फ्लड आया तो वहां का जो भी मिनरल्स है, रॉक, सॉइल, वो सब वहां से लेके चला जाएगा। और डिपोजिशन मतलब जहां पर वो वाटर लेके जा रहा है वहां पर अगर वाटर का जो पावर खत्म हुआ, अगर कैरिंग कैपेसिटी खत्म हुआ तो वो वहां पर वो छोड़ते जाए, ठीक है। जहां पर उसका पावर खत्म होते गया वहां पर वो उसको डिपोजिट करते जाएगा, उसको छोड़ते जाएगा। एंड हियर आई थिंक तो एवरी एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर, ओके। तो यहाँ पर मतलब मैंने पहले भी सिखाया था कि स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ दो प्रकार से होते हैं ना, मैंने बताया था ना। स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ दो प्रकार से होते हैं। कैसे? नो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। क्या ना रवदीप? यस सर। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या मैंने पढ़ा था आप लोग को? डायरेक्ट, डायरेक्ट 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 कौन? डायरेक्ट, ओके मैं ही बोलता हूँ। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या था? सॉलिडिफाइंग लावा, ठीक है। अगर लावा अंदर से बाहर आया और बाहर वो सूख गया तो वो तो डायरेक्ट आ रहा है ना, वो सीधा डायरेक्ट आ रहा है, हम लोग को वहां पर कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो बाहर आ रहा है। सॉलिडिफाइंग ऑफ लावा, हम उसका स्टडी करके कुछ अंदाजा लगा सकते कि ठीक है अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसा ऐसा होगा। हमें ये नहीं पता कि लावा कितने डेप्थ से आया और इसका कोई अंदाजा लगा भी नहीं सकते कि लावा कितने डेप्थ से आया, लेकिन उसको पढ़ लिया तो एक अंदाजा हो जाए कि ओके ठीक है ये ऐसा ऐसा कुछ होगा अर्थ के इंटीरियर, ठीक है। सेकेंड वन इज रॉक फ्रॉम अ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग मतलब अगर आपको स्टडी करना है थोड़ा सा अर्थ के इंटीरियर के बारे में तो ड्रिल किया जाता है और अंदर से रॉक उठा के लाया जाता है। तो ड्रिलिंग अक्सर कहाँ पर होता है? वो ओशन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर कॉन्टिनेंटल में ड्रिल करना चालू किया और ये ओशन है, ठीक है, कॉन्टिनेंट में अगर इन्होंने ड्रिल करना चालू किया तो इनको यहाँ पर इतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा तब इनको यहाँ से एक रॉक मिलेगा। अगर इन्होंने कॉन्टिनेंट पे ड्रिल करना चालू किया तो यहाँ पर तो सब पानी है, तो उनको इतना गैप का तो फ्री मिल जाएगा ना। ड्रिल इन लोग को यहाँ से करना है, ठीक है। तो ड्रिल अभी कितना तक हुआ? लास्ट अभी तक ह्यूमन जो ड्रिल कर चुका है वो कितना तक हुआ? 12 kilometers. Only 12 kilometer. Yeah, you are right. Only 12 kilometer. What is it? What is its name? कहाँ पर हुआ ये? Kola. कोलार, कोलार डिपेस्ट नियर आर्टिक ओशन, ठीक है। कोलार, कोलार के यहाँ पर मतलब कोलार यहाँ पर डिपेस्ट ड्रिल हुआ है, कहाँ पर हुआ है? आर्टिक ओशन, ठीक है। तो इतना सब स्टडी करने के बाद फिर बाद में एक मिनट, फिर बाद में इनडायरेक्ट में क्या आता है? इनडायरेक्ट में माइनिंग एंड मेटेरियल, ठीक है, जो मतलब ऊपर से आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लैनेट जब बना था तो नेब्यूला, ठीक है, नेब्यूला से बना था तो
हो सकते कि जो अर्थ का जितना सब्सटेंस है या यहाँ पर जो भी मिनरल हो सकते हैं कि वो जो मीटेरोइड्स जो ऊपर से गिर रहे हैं हो सकता है कि वहां पर भी हो, ठीक है। तो अगर वो गिरता है तो हम उसको भी स्टडी करके वहां पर भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एक अंदाजा लगा सकते कि ओके ठीक है अर्थ पे भी ऐसा कुछ होगा। एक तो रहता है इनडायरेक्ट में माइनिंग और दूसरा मीटेरोइड। फिर आज यहाँ पर बात करते हैं लेयर का, लेयर ऑफ अर्थ। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज सेकेंड वन इज मेंटल, थर्ड वन इज कोर, ठीक है। यहां पर भी क्रस्ट में लिखी देता हूं। यहां पर भी क्रस्ट में जो लैंड होता है, लैंड मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसको क्या बोलते हैं? SIAL, सियाल, ठीक है। सियाल, सियाल मतलब SI मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इट इज अ थिकर एंड सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। एंड हियर इज ओशनिक, लैंड है तो यहाँ पर क्रस्ट तो दो पार्ट का होता है ना, लैंड भी होता है और ओशनिक भी होता है। तो ओशनिक, ओशन क्या होता है? सीमा, मीन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए कि जो ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट हमारा ये एक तरह से ये सॉलिड पार्ट का ही रहता है, इट इज अ सॉलिड पार्ट ओनली, ठीक है, सॉलिड पार्ट। बट यहाँ पर जो ओशनिक क्रस्ट रहता है, ओशनिक क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट इज द 30 किलोमीटर एंड ओशनिक क्रस्ट इज द 5 किलोमीटर, वो अलग और ये अलग, मिक्स मत करो, मिक्स मत करो। वो पूरा लिथोस्फीयर था ना, व्हाट आई एम सेइंग, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल भी वहां पर था, यहाँ पर अपर मेंटल नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्रस्ट, यहाँ पर सिर्फ क्रस्ट के बारे में बात, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर बाद में आता है मेंटल, ठीक है, फिर बाद में तो आता है मेंटल। तो जब मेंटल का बात करेंगे तो मेंटल, तो अपर मेंटल, वही तो बोला था ना मैंने, अपर मेंटल प्लस क्रस्ट, लिथोस्फीयर, आप इसके बारे में बात कर रहे थे ना, लिथोस्फीयर, तो वहां पर तो मैंने सिर्फ क्रस्ट के बारे में बात की अब भी, और यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? अपर मेंटल प्लस क्रस्ट ऑल्सो लिथोस्फीयर, ठीक है। रिमेनिंग अपर मेंटल, यहाँ पर पूरा अपर मेंटल नहीं गया, थोड़ा सा पार्ट गया अपर मेंटल, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट गया है अपर मेंटल का, प्लस क्रस्ट इक्वल्स टू लिथोस्फीयर। लेकिन यहाँ पर भी रिमेनिंग अभी अपर मेंटल है, तो रिमेनिंग अपर मेंटल इज क्या है? लिथोस्फीयर के नीचे क्या रहता है? एक्टिनोस्फीयर,
ठीक है, इसके नीचे जस्ट बिलो इज लोअर मेंटल। डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बनाऊंगा जब डिसकंटिन्यूटी इसके बाद में है, डिसकंटिन्यूटी जब वहां पर सिखाऊंगा ना तो मैं पूरा डायग्राम और एकदम अच्छे से मैं आपको वो मैं बताऊंगा। ओके, यहाँ पर देख, जस्ट बिलो देम, जस्ट बिलो लिथोस्फीयर इन एस्थिनोस्फीयर क्या है, लोअर मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे डीप बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हेन temperature is increasing when depth is increasing। सही बात है ना, जब डेप्थ इंक्रीज होगा तभी तो टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इंक्रीज होगा ना, जैसे अंदर जाएंगे वैसे मतलब टेम्परेचर वो भी वो बढ़ता ही जाए। फिर बाद में आता है कोर। Inner core is solid. Why it is solid? Because of an outer core molten. Why? Iron and निकेल। नहीं, आयरन प्लस निकेल प्लस सिलिकॉन हाँ, इसके लिए यहाँ पर ये मॉल्टेन रहता है और यहाँ पर ये सॉलिड क्यों रहता है? अगर सिलिका का डेंसिटी कम है तो वो नीचे हो जाएगा, हेवीयर पार्ट गोस ऑन, राइट? हाँ, 1 और 2 हो गए, 2 बचे और 5 मिनट। मतलब हेवीयर मटेरियल लाइक सॉरी निकल एंड आयरन इज द हेवीएस्ट, लाइक सबसे ज्यादा डेंस है, तो बीच में सेटल हो गए, बीच में सेटल हो गए। हाँ, जितने भी हैवी वाले होंगे वो तो बीच में ही जाएंगे ना। है मतलब वही पूछना चाहता हूँ, वो उधर पहुंचेगा किससे? इट इज वेरी लाइटर एज कंपेयर्ड टू मतलब आयरन एंड इट इज लाइटर मतलब मैं ये डाउट था मेरा, मतलब सिलिका बहुत लाइटर है ना, इट इज वेरी लाइटर लाइक उसका 3.5 के आसपास है और इसका आयरन का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके मतलब हेवी है इसलिए और बीच में सेटल हो गया है आयरन एंड इसलिए वो एकदम बीच में सेटल हो गया। उसके बाद सिलिका मतलब डेंसिटी में लाइटर है, तो उधर जाएगा कैसे, पूछ रहा हूं, सेट कैसे होगा? वही तो कॉम्पोजिशन है ना, वो शुरू से वैसा ही कॉम्पोजिशन बनाया गया। पहले से मतलब जब उसको निकाला गया तो उसका कॉम्पोजिशन जो है, यहाँ का जो आउटर कोर को जो कॉम्पोजिशन निकला तो उसका कॉम्पोजिशन तो यही निकला ना, इसका कॉम्पोजिशन तो शुरू से यही निकला ना। जब उसको चेक किया गया, उसको निकाल के जब उसको चेक किया गया सर यस सर मुझे लगता है कि कंपोजिशन तो ठीक है, बट आई गेस प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें, बीन सॉलिड एंड लिक्विड। या ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर तो मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो हाई प्रेशर तो रहता ही है। हाँ, अगर प्रेशर नहीं रहता तो ये यहाँ पर मोल्टेन कैसे वो बनता है? जब प्रेशर है तभी तो वहां पर वो मोल्टेन बन रहा है ना, जब वहां पर प्रेशर है तभी तो वहां पर मोल्टेन बन रहा है, नहीं तो मोल्टेन बनता कैसे? मोल्टेन नहीं बन पाता। जब वहां पर प्रेशर है, हाई प्रेशर, एकदम इंटेंस हाई प्रेशर है, तभी तो वहां पर वो मोल्टेन बन रहा है आउटर वाल, और वहां पर सिलिकॉन रह के उसको और वो इजी बना दे रहा है, ताकि वो हीट जो है हाई हीट मतलब जो इंटेंस हाई टेम्परेचर है वो उसको और मोल्टेन बना, सिलिकॉन रह के वहां पर वो उसको और वो इजी कर दे रहा है।
समझ में आया? और सर आप बोल रहे हो कि आउटर कोर में प्रेशर ज्यादा है, इसके लिए वो मोल्टन में है, बराबर? हाँ पर सर अभी एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एटम स्क्वीज हो जाता है और उसके लिए वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे तो इनर कोर में प्रेशर आउटर कोर से ज्यादा रहेगा, इसके लिए वो सॉलिड में। आउटर कोर में इनर कोर से प्रेशर टेंटेटिवली कम रहेगा, इसके लिए वो मोल्टन में है। मतलब आउटर कोर में इतना प्रेशर है ही नहीं कि वो मोल्टन मतलब वो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर पाए। नहीं देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से क्या मैं समझा रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था कि जो अंदर का जो रॉक है वो जब हीट होके जब वो बाहर आएगा तब वो बेसल्ट होगा। वो जैसे जैसे हीट वो ज्यादा होगा वैसे वैसे वो पतला होते ही जाएगा। इतना बात अब याद रखिए, जब अंदर का जब रॉक वो और जब हीट होगा और जब वो बाहर आएगा तभी तो वो बेसल्ट बनता है ना। हाँ सर, मेंटल में तो रॉक्स है, उसके लिए हाँ, वो उधर तो समझ में आता है। हाँ, बट कोर में रॉक से ज्यादा मेटल्स है ना सर। वहां पर तो ज्यादा मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे ही मतलब हीट होगा तो वो तो और मतलब मेटल का और रॉक का तो डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर तो और वो गाढ़ा होगा ना। हाँ सर। हाँ तो नहीं सर, आई एग्री विथ यू। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि प्रेशर की वजह से भी वो आउटर कोर में लिक्विड में है, कि प्रेशर कम है इनर से। हाँ वो ऑफ कोर्स। तो इनर में तो है ही ज्यादा प्रेशर। अगर कंपेयर कर रहे हैं ये आउटर कोर से और इनर कोर से, जो आउटर कोर का जो प्रेशर है वो इनर कोर से तो कम ही रहेगा। यस सर, अग्री। हाँ, डू यू गॉट इट? यस सर। ओके, ठीक है। अब ये लास्ट वाला एक डायग्राम है, डायग्राम में आपको उसको समझा देता हूँ। और ये एग्जाम में आता भी, डोंट टेक इट इजीली, ये एग्जाम में आता भी। डिसकंटिन्यूटी के बारे में वो एग्जाम में पूछता भी है। तो मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे करें लेयर्स को लेकर, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, मेरा डायग्राम उल्टा बन रहा है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? इनर कोर, इनर कोर, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा? आउटर कोर। इसके ऊपर क्या आएगा? लोअर मेंटल। इसके ऊपर क्या आएगा? अपर मेंटल। इसके ऊपर वही क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट और यू कैन से शियर, ठीक है। okay. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द लेयर, ये कहां से कहां पर लेयर है और कहां से कहां पर ये मेंटल है और कहां से कहां पर। हाँ हाँ ना, वही तो मैंने बोला। सीमा भी आएगा और शियर भी आएगा। तो यहाँ पर जो ये डिसकंटिन्यूटी हो रहा है ना, डिसकंटिन्यूटी, ये एग्जाम में पूछते हैं। आउटर कोर और इनर कोर का जो डिसकंटिन्यूटी है उसे क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। और कितने बार ये पूछा भी जा चुका है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आएगा उसको क्या बोलते हैं? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आएगा उसको क्या बोलते हैं? रैपिडी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये लोअर मेंटल और अपर का तो हो गया। अब ये क्रस्ट और ये अपर मेंटल, इसके बीच में जो आएगा वो होगा
discontinuity, moho discontinuity, or you can say mohovic discontinuity. ये उनका ही नाम है, मोहोविक उनका ही नाम है जिन्होंने ये सब मतलब पार्टीशन दिया था, वही मतलब साइंटिस्ट उन्होंने अपने ही नाम पे ये डिस्कंटिन्यूटी को रख दिया। फिर बाद में यहाँ पर जो मैंने बोला था क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट, तो क्रस्ट को यहाँ पर इसको एक ही है, यहाँ पर कॉन्ड्रैड डिस नहीं, ये ऊपर रहेगा डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे पता चलता है हमारे लेयर्स के बारे में। दीस आर द नेम। ओके, इतना तक क्लियर है? डन, क्लियर है? आपको भी क्लियर है? बोलिए। या you can say like this. No, it is from here, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर से तो और भी कुछ चालू होगा इसको अपना लैंडफुट चालू होगा। हाँ, तो इसको मतलब ये अपने आप में ये एक डिसकंटिन्यूटी है। कॉन्ड्रैड जो है ना, ये क्रस्ट में डिसकंटिन्यूटी। हाँ, जो उसको उससे अलग करता है ना, उसको उससे वो अलग कर रहा है ना। No, it is not that discontinuity. टू पार्ट गेट मतलब ऐसा देख बोला गया, तो मतलब मैं इसके लिए बोला था ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर तो ये तो डिसकंटिन्यूटी तो हो गया ना, तो इसका क्या करेंगे? हाँ, तो वही तो यहाँ पर क्या रहता है, ऑशियनिक भी रहता है और कॉन्टिनेंटल भी रहता है। तो यहाँ पर वो कॉन्ड्रैड डिसकंटिन्यूटी, उसको मतलब नाम उन्होंने दे दिया गया। ठीक है, ओके। तो टुडे एंड मैडम पे वो यही पर रहेंगे ना, ऊपर सिलिका एंड एल्युमिनियम है और नीचे सिलिका एंड मैग्नीशियम है, तो बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी, मतलब मैंने क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है, बट इट इज नॉट ऑन द राइट। बात सिंपल है कि देखिए, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो आदमी को कंफ्यूज करने के लिए आता है। ठीक है, आप अगर यहाँ तक पूरे क्लियर हो, तो अगर इसके ऊपर बात खत्म।